भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल संवाद। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर की जाएगी चर्चा। उत्तराखंड पहुंचा भारत चीन सीमा पर शहीद टीकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर। गांव सेलाकई के राजावाला में मचा कोहराम। शहीद के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। 6 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। भाजपुर में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई। राजस्व और खनन विभाग का छापा। 1 दर्जन वाहनों को किया गया सीज। चारधाम यात्रा के लिए 10 लाख श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण। सत्यापन के बाद ही मिलेगा दर्शन करने का टोकन। और पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। निचले इलाकों में छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती 15 दिन से पहले सुनिश्चित करने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। देश के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स व स्टाफ की तैनाती 15 से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने व वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे। लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए धामी सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड सरकार ने केंद्र से की है। केंद्र से राज्य को कोरोना वैक्सीन मिलते ही वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। पूरे देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राज्य में इसी महीने जो है चारधाम यात्रा भी प्रारंभ होनी है और मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोरोना की महामारी की वजह से इस प्रदेश के अंदर जो चारधाम यात्रा है, जो चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी को मजबूत करने का काम करती है, वो विफल ना हो। व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। जिस तरह से इनकी
के अस्पताल जो पहाड़ी क्षेत्र में है, PHC, CHC और जिला अस्पताल वो रेफर सेंटर बन गए हैं और देहरादून जो मुख्य केंद्र है वहाँ के अस्पताल भी लोगों को संतोषजनक इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार कोविड के बारे में चौकस नहीं दिखाई दे रही है। कोविड अगर लहर आ गई तो फिर लोगों को उसकी बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वो 2020 जैसी गलती न करे। कुल मिलाकर बदलते मौसम के साथ ही कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इन सब के बीच राज्य में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस वर्ष की भी 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा में आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे। ऐसे में कोरोना के साए के बीच सरकार कैसे कोरोना की रोकथाम कर पाएगी, कैसे कोविड की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बात करते हैं अगली खबर की। उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन का खेल चरम पर चल रहा है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खनन माफिया अपने अवैध खनन को बिना डर और खौफ के अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर अवैध खनन के वाहन दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। शिकायतों और सूचना के बाद भी खनन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कोसी नदी में छापेमारी जा रही है। छापेमारी में अवैध खनन से लिप्त 14 वाहनों को सीज किया गया है। आपको बता दें, खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। छापेमारी में छोई रोड, कोसी बांध और निगम घाट से 10 डंपर, 4 ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा गया है। चालक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज किया जा रहा है और एक क्रेशर पर साथ ही एक क्रेशर खड़ा कर दिया गया। अधिकारियों को भनक लगते ही कुछ चालक अपने वाहनों को खाली करके फरार हो गए। शिकायत आ रही थी कि पट्टे की यार्ड में कुछ लोग बिना रॉयल्टी के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और परिवहन कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें उप निदेशक खनन और हमारे तहसीलदार साहब भी साथ में हैं। आज हम लोगों ने निगम घाट और ये बक्सी घाट पे छापेमारी की है और यहाँ करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ जो है जिसमें रॉयल्टी नहीं थी और अवैध परिवहन पाया जा रहा था, उनको सीज किया गया है और सीज करके स्टोन केसर पे खड़ा किया गया है और उस पर चालानी की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें चूँकि जिलाधिकारी महोदय के पूर्व में भी निर्देश है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें इन्फोर्समेंट कमेटी गठित हुई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी समय समय पे कार्रवाई की जाती रही। लेकिन आज जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा शिकायत प्राप्त होने पे ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और यह कार्रवाई लगातार जारी है। खबर लक्सर से है, जहां पेयजल योजना पर लाखों का बिल बकाया होने के बाद ऊर्जा निगम ने बिजली काट दी। इसके चलते लोग 2 महीने से पीने के पानी को तरस रहे हैं। विधायक व सांसद से गुहार लगाने के बावजूद भी बिजली चालू नहीं हुई है। इस पर ग्रामीणों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर रोष जताया। आपको बता दें कि लक्सर ब्लॉक के सेठपुर गांव में करीब 10 साल पहले पेयजल योजना चालू की गई थी, जिससे गांव के करीब 150 परिवारों को पीने का शुद्ध पानी मिलता था। लेकिन कनेक्शन धारक ग्रामीणों ने आज तक जल कर अदा नहीं किया था। खेद का विषय है, लक्सर विधानसभा क्षेत्र के गांव सेठपुर में पानी पिछले 2 महीने से ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है। गांव में दलित रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गुज्जर रहते हैं। पानी टंकी का बंद है, चालू नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में भाजपा का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री का डंका उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में, लेकिन सेठपुर गांव में दोनों फेल हो चुके हैं। लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मुझे शर्म आती है सांसद के और विधायकों के निकम्मेपन की। उन्हें भी ये दिखाई नहीं दिया कि इस भरी गर्मी में कैसे लोग पानी पिएंगे। खबरों के बीच वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद पूरे इलाकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में कोतवाली के एएसआई अनीस अहमद ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज में 32 वर्षीय युवक पलाश बीरा, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था और बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जानकारी करने के साथ ही परिजनों को सूचना दी जा रही है। मृतक के बराबर वाले कमरे में रहने वाले राजेश नाम के बच्चों ने जब मृतक को कुंडे पर लटका हुआ देखा तो आसपास के लोगों को उसकी जानकारी दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाना शुरू किया। ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने, जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था, सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। खबर हल्द्वानी से है। समाज सेवी संस्था रवि रोटी बैंक ने रामनवमी के अवसर पर एक नई शुरुआत की। अब रवि रोटी बैंक द्वारा 1 रुपये में चाय उपलब्ध कराई जाएगी। रवि रोटी बैंक हर दिन सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक शहरवासियों को 1 रुपये में चाय उपलब्ध कराएगा। बता दें कि रवि रोटी बैंक द्वारा 15 अक्टूबर सन 2018 से नियमित रूप से गरीब, बेघर, बुजुर्ग, अनाथ, विकलांग और मजदूर लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रवि रोटी बैंक रोज दोपहर 12 से 2 बजे तक सोबन सिंह जीना वेस अस्पताल के बाहर फूड वैन लगाकर 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा रवि रोटी बैंक द्वारा रोज रात 8 बजे से 10 बजे तक बस स्टेशन हल्द्वानी पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अब एक नई पहल करते हुए रवि रोटी बैंक ने तय किया है कि दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक डीके पार्क हल्द्वानी में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे शहर के गरीब, असहाय, दिहाड़ी मजदूर, कामगार, श्रमिकों का भला होगा। अभी ये रामनवमी के दिन से हम लोगों ने चाय सेवा की शुरुआत की है डीके पार्क से, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसी जगह नहीं थी जहां हम चाय की भी सेवा, हम सोचा बहुत पहले से था, लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीके पार्क हम लोग को रख रखाव के लिए दे दिया गया है। साथ ही यहाँ हमारा किचन भी शुरू हो गया है, तो यहाँ से हम लोगों ने चाय की शुरुआत भी कर दी है। यहाँ पर पहाड़ से बहुत सारे लोग आते हैं, मरीज से तीमारदार आते हैं। तो हमारे जो मित्र रवि यादव जी थे, उनका भी अपना सपना था कि हम बहुत जल्द चाय का भी करेंगे। तो अभी हम लोग वैन के अंदर नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ दाल चावल ही हो पा रहा था। अब हमने प्रॉपर खाना, दाल चावल, रोटी सब्जी के साथ साथ 1 रुपये में चाय भी लोगों को देना शुरू कर दी है। या गरीब लोग पहाड़ से आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं जो घर वाले उन्हें भगा देते हैं, कुछ करते हैं, तो यहाँ पे पार्क है, बैठते हैं वो लोग। 1 रुपये में हमने चाय वगैरह और 5 रुपये हमारा भोजन शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है अभी, ये हमने कुछ टाइम पहले ही शुरू कर रखी है 1 रुपया चाय सेवा। ठीक है। यहाँ पर मैं तो बरेली से आया था, यहाँ नैनीताल घूमने, यहाँ पार्क में बैठा था, तो यहाँ 1 रुपये में चाय भी मिल रही थी, 5 रुपये में खाना भरपेट। बहुत बढ़िया सेवा लगी मुझे। उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की इकबालपुर में जय भारत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद आदिल फरीदी ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और प्रदेश प्रभारी शमीम अलवी के निर्देश पर आज पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आज राहुल गांधी के उपलक्ष्य में किया है। उनके जो सदस्यता निरस्त की है इस बीजेपी सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर, उसके उपलक्ष्य में जो है ना हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर ये विरोध किया है। और जिस पार्टी के झंडे के नीचे आज़ादी का बिगुल बजा हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, ये ठीक बात नहीं है। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ये जो प्रदर्शन किया, मैंने भी इसमें शिरकत की है। और देश में जिस प्रकार भाजपा सरकार कार्य कर रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। राहुल गांधी जी की सदस्यता
इन लोगों ने रद्द कर दी है, जबकि राहुल गांधी जी ने इस देश के हित में, आम आदमी के हित में मोदी जी से सिर्फ ये पूछा था कि आपका अडानी जी से क्या संबंध है। और हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से किया गया है। राष्ट्रीय जो जिसके चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी, राज्यसभा सांसद, उनके दिशा निर्देश पे ये, और समी मलवी उत्तराखंड प्रभारी, और सभी पूरी टीम ने इसमें मिलकर सहयोग किया है। और जो हमारे राहुल गांधी जी के साथ अन्याय किया है। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार के पोर्ट कार टैक्सी योजना को हरी झंडी देने के बाद पोर्ट कार टैक्सी रूट को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार की योजना से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा। व्यापारियों का कहना है कि आप रोड पर पोर्ट कार टैक्सी का रूट निर्धारित होने से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होगा। रूट पर कुंभ मेले में पेशवाई निकाली जाती है, जिसमें भारी संख्या में संत और श्रद्धालु आते हैं। व्यापारियों ने बताया कि सरकार ने व्यापारियों से चर्चा किए बिना डीपीआर को मंजूरी दी है, सरकार से रूट को चेंज करने का अनुरोध किया है और पूरे मामले को उच्च न्यायालय ले जाने के साथ ही उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। पोर्ट कार का जो रूट है वो इतना कंजेस्टेड रूट है, दलतारा पुल से हर की पौड़ी तक, उस पर पोर्ट कार संभव ही नहीं। कैसे चलेगी तो व्यापारी उजड़ जाएंगे सारे, पब्लिक को दिक्कत होगी। यहाँ शाइयाँ निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, कुंभ की शाइयाँ निकलती हैं, कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे? हर रोज अन्य संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कि इस रूट को चेंज किया जाए। व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान है स्पोर्ट कार से अपर रोड पे आने से। व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, मार्केट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो भी डीपीआर बनी है, जो भी सरकार ने, शासन ने डीपीआर बनाई है, अधिकारियों ने, हमारे से कोई बात नहीं करेगी, हमें कोई विश्वास में नहीं लिया गया, जबरदस्ती हमारे पे थोपा जा रहा है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। हम निवेदन कर रहे हैं, आज तो हमारा निवेदन है केवल, अगर हमारे को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, तो हम स्पोर्ट कार का पूरे जोड़ तोड़ विरोध करेंगे और इसे अपर रोड पे नहीं आने देंगे। अभी हम कोरोना से भी नहीं उभरे, एक नई चीज हमारे ऊपर ये पोर्ट कार लाके रख दी गई है। अभी हम कर्जे से मुक्त भी नहीं हुए, हमारा व्यापार फिर खत्म करा जा रहा है। 3 साल की ये योजना है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल हम कहाँ से कहाँ कमाएंगे, पूरा अपर रोड बंद हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। उधम सिंह नगर के सीमांत तहसील खटीमा में आज भूतपूर्व सैनिक संगठन के तत्वाधान में 1 रैंक 1 पेंशन में आई विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शहर में जुलूस निकाला और तहसील कार्यालय में एसडीएम खटीमा को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन भी किया। आक्रोशित भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू की थी। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम की रिव्यू कमेटी में सैनिकों की पेंशन पहले से भी कम हो गई है। कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सैनिकों और अधिकारियों की पेंशन में आए अंतर को लेकर जेसीओ, एनसीओ और भूतपूर्व सैनिकों में काफ़ी आक्रोश है। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से तत्काल 1 रैंक 1 पेंशन में बदलाव और जेसीओ और एनसीओ के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि की मांग की है। उनका एक शिकायत ये है कि जो ओआरओपी में जो पेंशन मिल रही है, जो ऊपर के अधिकारी उनको थोड़ा ज़्यादा मिल रही है और उसके कंपैरिजन में जो एनसीओ लेवल के एक्स सर्विसमैन हैं उनको उस प्रपोर्शन में उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक विषमता है। उस विषमता की इनके द्वारा शिकायत की गई और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को इन्होंने ज्ञापन दिया जो उचित माध्यम से उनको पहुँचा दिया। वेरीनाग तहसील के उडियारी गांव के ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने 70 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें, पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप टमटा ने बेरीनाग में प्रेस वार्ता कर ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने की निंदा की और कहा कि पानी ग्रामीणों का मूल अधिकार है। प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई से सरकार का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को पानी देने के बजाय जेल भेजने की कार्रवाई करना सरकार के विकास के प्रति क्या सोच है, यह दिख रही है। चलने वाला नहीं है। जो नकल करने का एक गिरोह बन, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लोगों का ये मूल अधिकार है और सबसे बड़ी तो सवाल है इस जिला प्रशासन को, जल निगम या जिस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है
भारत सरकार का जल हर घर नल हर घर जल का दावा है और उत्तराखंड की सरकार ने, मैं जब पूर्व में राज्यसभा सांसद था, देश की जल साधन मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी में है, वहाँ 2022 तक पूरे राज्य के हर गांव में नल और जल पहुंचाने का वादा किया था, दावा किया था। अब तो ये 23 आधा पूरा हो चुका है। नैनीताल में लगातार बारिश से नैनी झील के पानी के स्तर में सुधार आया है, लेकिन प्रशासन के आगे जल स्तर को बनाए रखने की चुनौती है। आपको बता दें, रोजाना 8 से 10 MLD पानी की खपत से अधिकारियों में चिंता भी है। पिछले 15 दिनों में 253 mm बारिश हुई है, जिससे झील का जल स्तर काफ़ी करीब 2 फीट बढ़ा है। दिसंबर से फरवरी तक बारिश नहीं होने से नैनी झील पर संकट छाने लगा था, आपको बता दें, और झील का पानी लगभग 6 फीट से ज़्यादा नीचे गिर गया था। हालांकि अब थोड़ा झील की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अब पर्यटन सीजन में पर्यटकों की भीड़ देखते हुए 90 दिनों तक पानी के स्तर को बनाए रखना चिंता की बात है। विगत 15 दिन में लगभग नैनीताल में 253 mm बारिश हुई है, जिससे कि झील के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। वर्तमान में झील का जलस्तर 5 फुट 7 इंच पर बना हुआ है, जो कि इस पर्यटक सीजन को देखते हुए पर्याप्त लग रहा है। जल संस्थान से बराबर संपर्क किया जाएगा कि उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में पानी का विड्रॉल न किया जाए, और उम्मीद है कि 7 MLD प्रतिदिन के हिसाब से हमारा जल स्तर बना रहेगा।